हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हम भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि कर रहे थे। एक वीडियो हमने इसकी कर ली थी कंप्लीट और ये इसकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ वीडियोज़ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लेंदी चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी उपयोगी चैप्टर है। ठीक है, हमने कल छोटी छोटी परिभाषाएँ करी थी, उम्मीद है आपने सबने पढ़ी होंगी वो परिभाषाएँ। अब हम आगे चैप्टर करेंगे। ठीक है, और इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज अपने को क्या करना है, आज भारत में भू उपयोग परिवर्तन के बारे में अपने पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपने भारत में भू उपयोग परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें अब ये क्या कहता है, किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। देखो, कोई भी एरिया है, कोई भी क्षेत्र है, उस पे जो भू उपयोग है यानी भूमि का जो उपयोग होता है ना, वहाँ की आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर कैसे करता है? देखो, अगर वो क्षेत्र गांव है तो वहाँ पर ज़्यादातर भूमि का उपयोग किस रूप में होगा? खेतों के रूप में। अगर वो क्षेत्र शहर है तो ज़्यादा भूमि किस रूप में यूज़ होगी? सड़कों पर, उद्योग बनाने में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि जो एक क्षेत्र होता है उसका जो आर्थिक क्रियाओं का आकार होता है वो भूमि का उपयोग का निर्धारण करता है, यानी भूमि का उपयोग आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो आगे हम करते हैं कि यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए जो निम्न प्रकार होंगे। देखो, ये क्या कहता है कि यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, यानी कोई भी क्षेत्र है ना, वो समय के साथ डेवलप होता जाएगा। उसकी जो आर्थिक क्रियाएं पहले छोटी थी फिर बड़ी होती जाएंगी, यानी आर्थिक क्रियाओं में समय के साथ बदलाव आता ही आता है। ठीक है, लेकिन यानी जो भूमि है ना, भूमि एक ऐसा संसाधन है जो स्थायी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी मान लो कोई खेत है, उसका आकार तो बड़ा नहीं किया जा सकता ना, खेत जितना है उतना ही रहेगा। हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि भूमि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी संसाधन है। ठीक है, अन्य संसाधनों या अन्य बहुत से संसाधनों की भांति। ठीक है, और आगे बोलता है कि हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझना चाहिए। यानी कुछ ऐसे कारक होते हैं अर्थव्यवस्था में जो भू उपयोग को प्रभावित करते हैं, या फिर कारक बोलो या फिर आप अर्थव्यवस्था का परिवर्तन बोलो। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से परिवर्तन आता रहता है जिससे हमारा भू उपयोग जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। देखो, पहले कारण की अब ये बात करते हैं। देखो, जब ये पहला कारण है ना, इसमें है कि अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इससे मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। देखो, अर्थव्यवस्था का आकार जिसे उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है। अर्थव्यवस्था का आकार हो गया कि कोई अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। देखो, गांव की अर्थव्यवस्था छोटी होती है, वहाँ कम लोग रहते हैं और उनकी जो कमाई है वो छोटी होती है। शहरों की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है ना, तो ये फ़र्क होता है गांव और शहरों में। देखो, अर्थव्यवस्था का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो भूमि उपयोग भी अलग प्रकार से होगा। पहले कहाँ पर भूमि उपयोग हो रही थी, अब वो उस जगह नहीं होगी, वो अलग जगह उपयोग होगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भी भूमि उपयोग जो है अलग बदलता रहता है। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भी भूमि उपयोग बदलता रहेगा। बदलता आय स्तर हो गया या फिर उपलब्ध प्रौद्योगिकी होगी और इससे मिलते जुलते अन्य कारक हो गए जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो, परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमित भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। देखो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होगी, किसी क्षेत्र के आर्थिक आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जिससे भूमि पर जो है ना वो दबाव बढ़ता जाता है। ठीक है, और जिससे क्या है, जो सीमांत भूमि थी जो अभी यूज़ में नहीं आ रही थी उसको भी यूज़ में लाया जाता है। ठीक है,
तो ये तो पहला कारण होगा। अब दूसरे कारण की अब ये बात करेगा, जिसमें कहता है कि दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। देखो, पहला बात कर रहा था अर्थव्यवस्था का आकार, दूसरा बात करेगा अर्थव्यवस्था की संरचना। देखो, अर्थव्यवस्था का आकार जो है ना, वो इकोनॉमिक या पैसों के बारे में होता है। पहले छोटी अर्थव्यवस्था थी, फिर बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अब बात करता है अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। देखो, संरचना में जो है ना, अर्थव्यवस्था की स्ट्रक्चर आती है कि वहाँ के लोग किन क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे, या दूसरे शब्दों में, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। देखो, प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? इसमें एक कृषि आएगा, दूसरा खनन संबंधी गतिविधियाँ आएंगी। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी गतिविधियाँ आती हैं, और तृतीयक सेक्टर में कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? सेवा संबंधी। देखो, एक क्षेत्र जैसे जैसे ग्रो करेगा, वैसे वैसे कृषि संबंधी गतिविधियाँ कम होती जाती हैं, और द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर जो है वो ग्रो करता जाता है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से भी भू उपयोग में परिवर्तन आता रहता है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है, और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि भूमि से संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र हैं, जहां कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। देखो, जैसे जैसे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप जो है ना, वो उनमें वृद्धि होगी ना, तो जो लोग हैं ना, वो विनिर्माण गतिविधियों या सेवा सेक्टर की ओर ज़्यादा जाएंगे, यानी कृषि कार्यों में कम लगेंगे। यानी भूमि जो है वो कृषि में यूज़ नहीं होगी। अब भूमि कहाँ यूज़ होगी? वो विनिर्माण यानी उद्योगों में यूज़ होगी, बिल्डिंग बनाने में यूज़ होगी, सड़क बनाने में यूज़ होगी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से भी भू उपयोग में परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। देखो, अब तीसरे कारण की हम बात करेंगे। तीसरा कारण क्या है कि यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता, कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण है। देखो, अब ये क्या कहता है कि समय के साथ क्या है कि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है। देखो, कहने का मतलब है कि हमारी जो कृषि होती थी ना, उससे जितनी कमाई हो रही थी, या फिर जो हमारी कृषि हमारे देश के जीडीपी में जितना योगदान दे रही थी ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन जो कृषि पर निर्भर जनसंख्या है वो कम नहीं होती है, वो पहले भी ज़्यादा थी और अब भी बढ़ती ही जाती है, ठीक है। यही कह रहा है कि कृषि का जीडीपी में योगदान तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कृषि पर निर्भर जनसंख्या जो है वो अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। देखो, इसके भी कारण है। पहले कारण की बात करता है कि प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता है। देखो, विकासशील देश ऐसे देश होते हैं जो विकसित नहीं है, जहाँ पे विकास की गतिविधियाँ अभी जारी हैं। देखो, विकासशील देशों में एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर जो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात जो है वो बहुत धीरे धीरे घटता है। यानी विकासशील देश जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में 70% जो लोग हैं वो गाँवों में रहते हैं, और 30% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। ये लगभग आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। यानी 70% लोग किन कार्यों में लगे हुए हैं? वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। और जो 30% लोग हैं वो कौन से कार्यों में लगे हुए हैं? वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यानी हमारी 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन अगर हम हमारे जीडीपी की बात करेंगे तो जो कृषि है वो जीडीपी में इतना योगदान नहीं देती है जितना द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर देते हैं। तो वही बात करता है कि कृषि का जीडीपी में योगदान तो कम हो रहा है, लेकिन कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो, अब ये एक और कारण बताएगा कि वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। देखो, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि होगी तो कृषि पर दबाव तो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो कृषि सेक्टर पर भी दबाव आएगा ही, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं अपने। देखो, ये ग्राफ दे रखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसमें 2 आंकड़े दे रखे हैं।
एक जो लाइट कलर में दे रखा है उसमें 1950 से 51 का आंकड़ा है, और जो डार्क कलर में दे रखा है वो 2014 से 15 का आंकड़ा है। ठीक है, ये ग्राफ किस बारे में है? ये ग्राफ जो है भारत में भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन जो हुआ है 1950 से 51 तथा 2014-15 के बीच में, उसके बारे में ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें ना जो मैंने छोटी छोटी आपको परिभाषाएं बताई थी, वन हो गया, प्रतिभूमि हो गया, जो ये 7-8 परिभाषाएं बताई थी, उन सब के बारे में इस ग्राफ में उन्हें दर्शाया गया है। ठीक है, अब जैसे पहले ये वनों को दर्शाता है, अब वनों में क्या बताता है कि जो पहले इस जो वन क्षेत्र था वो बड़ा है, यानी पहले देखो ये 17 के आसपास जो है इसका प्रतिशत है, और अब 23.3 के आसपास है। ठीक है, ऐसे 8 भूमि 8 हैं, ये कितनी हैं? ये 9 है। ठीक है, तो ये 9 की 9 भूमियों के या भू उपयोग के बारे में यहाँ दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें 4 भूमियाँ ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हुई है, और 4 भूमियाँ ऐसी हैं जिनमें कमी हुई है। ठीक है, तो इसको आप ब्रीफली अध्ययन कीजिएगा, ये ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस ग्राफ से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आगे थ्योरी में दे रखे हैं, तो मैं थ्योरी के साथ साथ ये ग्राफ आपको समझाता चलता हूँ। ओके, अब देखिए आगे ये क्या कहते हैं। देखो पिछले 4 या 5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इसने देश के भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया। वर्ष 1950, 51 तथा 14-15 के दौरान हुए परिवर्तन को चित्र 3.1 में दर्शाया गया। जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया उसी चित्र की बात कर रहे हैं। आप अलग से किताब खोलिएगा और फिर साथ साथ में वीडियो लगाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इस आरे को समझने में 2 बातें ध्यान रहें। पहला, चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेख रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंकलित है। देखो पहली बात कहता है कि यहाँ जो भी आंकड़े दिए गए हैं वो रिपोर्टिंग के आधार पे हैं, यानी जो रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पे। दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत स्थायी है, अतः एक संवर्ग में कमी प्रायः दूसरे संवर्ग में वृद्धि को दर्शाती है। देखो रिपोर्टिंग क्षेत्र स्थायी बना हुआ है, क्यों? क्योंकि जब रिपोर्ट हुई थी यानी 2011 के आसपास या जब भी इसके आंकड़े कलेक्ट हुए थे उसके बाद दोबारा इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई है, यानी जो निर्धारित क्षेत्र कर दिए गए थे वो अभी तक स्थायी बने हुए। तो अगर एक क्षेत्र में कमी होती है तो दूसरे क्षेत्र में वृद्धि अपने आप दर्ज की जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जो ग्राफ दे रखा है उसमें 4 क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है, 4 क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, अब देखो चित्र 3.1 से पता चलता है कि 4 संवर्गों में तो वृद्धि और 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। देखो वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में अब हम देखते हैं। देखो पहला बात करता है ये गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र। देखो मैंने आपको बताया था जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र हैं वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कृषि गतिविधियाँ नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई और गतिविधियाँ होती है, कृषि के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि। ठीक है, देखो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है, यानी जो 1950-51 से 14-15 में यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है। जो मैंने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टरों के बारे में बताया उसी संरचना की ये बात करता है। ठीक है, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों में अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो कृषि में प्रयुक्त भूमि थी उनका गैर कृषि कार्य में उपयोग बढ़ रहा है, जिससे जो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त क्षेत्र है उसके अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त गांव व शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी बस्ती, शहर, गांव, यहाँ पर इनका जो क्षेत्रफल बढ़ा है तो ये किस पे बढ़ा है? गैर कृषि कार्यों की भूमि जो है वो बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो अन्य भूमि थी वो गांव और इसके अंतर्गत क्या इंक्लूड कर ली गई। ठीक है, अतः गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। देखो इसमें एक और बात देखने वाली है, अगर गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि हुई है तो कौन सी भूमि को इसमें उपयोग किया गया जिससे वृद्धि हुई है?
देखो वो है कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि और कृषि भूमि। यानी जो कृषि भूमि थी, यानी जो खेत वगैरह थे उस पर घर बना दिए गए, तो जो खेत वगैरह जहाँ पे कृषि होती थी वो कौन सी भूमि बन गई, गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि बन गई, क्योंकि अब वहाँ कृषि नहीं की जाएगी। और दूसरी कौन सी, कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि, यानी जो कृषि योग्य है वहाँ पे कृषि की जा सकती है, लेकिन लोग वहाँ कृषि ना करके अपना घर बना रहे हैं, जिससे गैर कृषि कार्य में जो प्रयुक्त भूमि है उसके अनुपात में वृद्धि दर्ज हो रही है। ठीक है, अब देखो दूसरे कारण की ये बात करता है कि जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, ना कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण। देखो जो हमारे भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है ना, अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमारे वन क्षेत्र नहीं बढ़े। वन क्षेत्र में वृद्धि केवल इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि हमने जब आंकलन किया तो रिपोर्टें जब दी गई तो रिपोर्टिंग क्षेत्र में वृद्धि होगी, यानी उसका जब सीमांकन किया गया वनों का तो बस उस एक कागजों में वृद्धि हुई है, वास्तविकता में वृद्धि नहीं हुई। बस कहने का मतलब यही है, यानी रिपोर्टों में वृद्धि दर्शा दी गई है, लेकिन वास्तविकता में वन क्षेत्र में इतनी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो वृद्धि है केवल कागजी वृद्धि है। ठीक है, देखो तीसरे कारण की ये बात करता है कि वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि को दो कारणों से समझा जा सकता है। वर्तमान प्रतिभूमि कौन सी होती है, जहाँ पर 1 साल से खेती नहीं हो रही है और इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इसके दो कारण हैं, वो दो कारणों के भी ये बात करेगा। देखो वर्तमान प्रति क्षेत्र में समय अनुसार काफ़ी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्कर पर निर्भर है। जो वर्तमान प्रतिभूमि है ना, इन सालों में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। वैसे तो कभी बढ़ता और कभी घटता रहता है, और किस कारण से, ये वर्षा की अनियमितता और फसल चक्कर पर निर्भर है। यानी फसल चक्कर से और वर्षा की अनियमितता से डिसाइड होता है कि भूमि को प्रति छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। ठीक है, और जो लास्ट आता है वो कारण है कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। देखो जो निवल बोया गया क्षेत्र होता है उसकी हमने बात की थी, यानी हमारे देश में जिस क्षेत्र पर फसलें बोई और काटी जाती है वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो निवल बोया गया क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इसमें बात कर रहा है कि निवल बोए के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कृषि हेतु कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जो हमारी वह भूमि थी ना जो कृषि योग्य थी परंतु व्यर्थ पड़ी हुई थी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम उसका उपयोग कर सकें और उसमें फसलें बो सकें, तो वही बात की गई है। जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी उसके उपयोग में वृद्धि दर्ज कर ली गई, यानी एक खाली पड़ी ज़मीन पर जिस पे फसलें उगाई जा सकती थी और पहले नहीं उगाई जा रही थी वहाँ पे खेती होने लगी, जिससे जो निवल बोए गए क्षेत्र में आजकल वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन पहले इसका उल्टा था। देखो वही बात आगे करेगा। इसमें पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जाता रहा है। ऐसे संकेत है कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी। अपने गांव तथा शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन निर्माण कार्यों के विषय में आप देखें या लिखें। देखो जो निवल बोया गया क्षेत्र है ना, इन दिनों में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। पहले इसमें लगातार कमी दर्ज की गई थी, और कमी इसलिए दर्ज की गई थी जो लोग थे वो कृषि क्षेत्र यानी खेतों वेतों में अपना घर बनाते थे या कोई दुकानें वुकानें बनाते थे, तो जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें भी कमी दर्ज की गई थी, इसलिए निवल बोया गया क्षेत्र अपने आप ही कम हो जा रहा था। ठीक है, तो 4 प्रकार की भूमियों में हमने देखा कि वृद्धि दर्ज की गई है। अब हम देखेंगे अन्य 4 प्रकार की भूमियों में कमी दर्ज की गई है और वह भूमियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। वह 4 भूउपयोग संवर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है वह कौन कौन से हैं। उनमें आते हैं बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर और व्यर्थ भूमि कौन सी भूमि है, जहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि खेती की जा सके। फिर दूसरी आएगी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है परंतु नहीं किया जा रहा है, उसमें कमी दर्ज की गई है। फिर आती है चारागाह और तरु फसलों का क्षेत्र, जहाँ पे पशु वगैरह चराए जाते हैं या फिर बाग वगैरह लगते हैं, उसमें कमी दर्ज की गई है। और लास्ट आती है हमारी प्रतिभूमि।
पड़ती भूमि कौन सी है जहाँ पे कुछ सालों से खेती नहीं की जाती है या एक वर्ष से खेती नहीं की जा रही है। इन सब में जो है वो कमी दर्ज की गई है। ठीक है, इनके घटते क्रम की व्याख्या निम्न कारणों द्वारा की जा सकती है। ओके, अब वो देखो कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। देखो जो पहला कारक है ना, उसमें कहा गया है कि समय के साथ जैसे जैसे कृषि और गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का समयानुसार कमी इसकी साक्षी है। देखो समय के साथ साथ क्या है कि कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि का दबाव बढ़ा। दबाव क्यों बढ़ा? क्योंकि किसी देश की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि और गैर कृषि जो कार्यों का दबाव है वो भूमि पर अपने आप ही बढ़ जाएगा। और वैसे वैसे क्या होगा, जो व्यर्थ पड़ी भूमि है या जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसमें कमी दर्ज की जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यर्थ पड़ी भूमि का भी कहीं ना कहीं उपयोग किया जाएगा, गैर कृषि कार्यों में उपयोग किया जाएगा, और जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसका भी गैर कृषि कार्यों और कृषि कार्यों दोनों में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कारण है वो है चारागाह भूमि के कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। चारागाह भूमि कौन सी होती है? देखो चारागाह भूमि वह भूमि होती है जहाँ पर पशु वगैरह चराए जाते हैं। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे चारागाह भूमि पर दबाव तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि चरने वाले पशुओं की जनसंख्या भी बढ़ेगी। साझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीके से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। देखो अगर मुख्य कारण की बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट कारण की बात की जाए तो क्या है कि जो साझी चारागाह भूमि थी, जो एक साझा संपत्ति संसाधन थी, उस पर क्या गैर कानूनी तरीके से लोगों ने दबाव बनाया और अपने अंडर किया, जिसके कारण जो चारागाह भूमि में कमी दर्ज की गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, ये बढ़िया टॉपिक है, बड़ी शानदार टॉपिक है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखो ये छोटा सा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक करेंगे हम इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है इसलिए इसकी 3-4 वीडियो आएंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। ठीक है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर करेंगे तो मैं करवा भी दूंगा, लेकिन फिर समझ कुछ नहीं आएगा। अगर हम जितना इसको डीपली और समझ के करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो ये हम टॉपिक करते हैं, साझा संपत्ति संसाधन। देखो भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला निजी भू संपत्ति तथा दूसरा साझा संपत्ति संसाधन यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। देखो अगर भूमि पर अधिकार की बात की जाए तो इसे 2 भागों में बांटेगा। पहली कौन सी होगी? निजी भू संपत्ति। निजी भू संपत्ति ऐसी भू संपत्ति जो एक निजी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय के अंडर में है। दूसरा साझा संपत्ति संसाधन, यानी इस पे किसी पंचायत, किसी ग्राम सभा या किसी सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को भूमि का उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उनके कुछ कर्तव्य डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन लोगों को साझा संपत्ति संसाधन का अधिकार यानी स्वामित्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की जो संपत्ति होती है हमारी, एक होती है निजी भू संपत्ति, दूसरी साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, देखो पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे कि फल, रेशे, गिरी, औषधि पौधे आदि उपलब्ध कराती है। ठीक है, देखो निजी संपत्ति पर तो हर एक कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति समुदाय अधिकार लगता है, लेकिन जो साझा संपत्ति संसाधन होते हैं ना, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं, उस पर जो होता है ना, सभी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उस संपत्ति का सभी लोग यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जो संसाधन है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं, लकड़ी ईंधन के लिए इकट्ठी कर सकते हैं, फल, रेशे, पौधे वगैरह उनको तोड़ सकते हैं। तो देखो उस भूमि पर उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं अगर उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो साझा संपत्ति संसाधन है उनका स्वामित्व इनको नहीं दिया जाता। ठीक है, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है। देखो जो भूमिहीन छोटे कृषक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनकी देखो खुद की भूमि नहीं है, वो इतने अमीर नहीं है कि खुद का खेत खरीद सके, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं।
लेकिन क्या उनके पास पशु तो होते हैं ना, तो पशु के लिए उनके पास अपना खेत नहीं है, तो उनके पास साझा संपत्ति संसाधन एक ऐसी भूमि बन जाती है जो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, जहाँ पे वो लकड़ी ईंधन वगैरह इकट्ठा करते हैं, औषधि पौधे वगैरह तोड़ सकते हैं और अपने पशुओं को चरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर हैं तथा महिलाओं के लिए भी ये भूमियाँ काफ़ी विशेष महत्व रखती हैं। एक तो भूमिहीन किसान हो गए, दूसरी महिलाएं होगी जो इन भूमियों में जो है वो ईंधन वगैरह इकट्ठा करती हैं, जिससे इन भूमियों का उनके लिए भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी एकत्रीकरण करने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, इसलिए इन भूमियों की जो उपयोग है वो महिलाओं के लिए काफ़ी अधिक होता है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता है। अगर ये ऐसी भूमियाँ नहीं होंगी तो इनको चारे और ईंधन की तलाश में काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जो इनके लिए सही नहीं होता। इसलिए काफ़ी इन भूमि का जो महत्व है वो महिलाओं के लिए काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, देखो, साझा संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, जहाँ सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। ठीक है, तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार ना होकर सभी सदस्यों को कुछ विशेष कर्तव्य भी डिसाइड किए जाते हैं। यानी अगर लोगों को यहाँ अधिकार दिए जा रहे हैं तो लोगों का कर्तव्य भी है कि इस भूमि की आप प्रोटेक्शन करें, इस भूमि को सुरक्षित रखें, ताकि अपने हित के हिसाब से सभी लोग समय समय पर इस भूमि का प्रयोग कर सकें। ठीक है, देखो, सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही उसके प्रबंधन के दायित्वों का निर्वहन करती है। देखो, इस यहाँ साझा संपत्ति संसाधन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सामुदायिक वन हो गए, चारागाह क्षेत्र हो गए, ग्रामीण जलीय क्षेत्र हो गए, या अन्य कोई भी सार्वजनिक स्थान हो गया। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है? साझा संपत्ति संसाधन के उदाहरण है। इनका उपयोग एक परिवार भी करता है और परिवारों से बड़ी इकाई या पूरा गांव भी करता है। क्यों? क्योंकि ये एक साझा संपत्ति संसाधन है, यहाँ पे सभी को समान अधिकार हैं और साथ ही साथ सभी के समान दायित्व हैं या फिर समान कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने साझा संपत्ति संसाधन को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करेंगे और काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग से इस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।